चलिए, today's class will be on surface tension. देखिए, अब सरफेस टेंशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी कोई फ्लूइड का सरफेस या वो जगह जहां पर दो मीडियम को सेपरेट किया गया है, जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, उस जगह पे फॉर्म होने वाला जो सरफेस है, जो इंटरफेस है, वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और वो मेम्ब्रेन आपस में कुछ फोर्सेस लगा के रखते हैं, और उन फोर्सेस की वजह से वहां पर जो जनरेट हो रही है मेम्ब्रेन, या जो टेंशन फोर्स वहां जनरेट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच इट कैन फॉर्म ए पर्टिकुलर मेम्ब्रेन ओवर द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस के ऊपर वो एक मेम्ब्रेन फॉर्म करके रख लेता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? तो सरफेस टेंशन की एग्जैक्ट थ्योरी आज तक नहीं है हमारे पास। ठीक है, एग्जैक्ट सरफेस टेंशन की थ्योरी आज तक हमारे पास नहीं है। बट हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी के ऊपर। और वो एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो आप अपने घर के अंदर जाके भी कर सकते हो। आप घर पे जाना और वो सेम एक्सपेरिमेंट जो भी बताने जा रहा हूँ उसको करके देखना। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास ये एक वाटर सरफेस है। इस सरफेस को मैं बनाता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब इस वाटर सरफेस पे अपन ने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर एक बहुत ही पतली सी नीडल जिससे अपन सिलाई करते हैं, वो नीडल लेकर आए और इस नीडल को इस सरफेस के ऊपर बहुत ही स्लाइटली धीरे धीरे प्लेस कर दिया। प्लेस करते हैं तो तब देखते हैं अपन कि वो नीडल जो है वो सरफेस पे तैरने लग जाती है। जैसे आपने देखा है कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो पानी के ऊपर से निकल जाते हैं, चल चल के निकल जाते हैं। ऐसी जो एंड्स होती हैं, चींटियां, वो भी पानी के ऊपर से ऐसे निकल जाती हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मास जो है वो इतना ही है जितना सफिशिएंट उन पे सरफेस टेंशन लग पा रहा है। सरफेस टेंशन उनके ऊपर लगने वाले mg फोर्स को क्या कर दे रहा है? काउंटरैक्ट कर दे रहा है। वहां पर बॉयंसी का कोई भी रोल नहीं है, वहां पर फ्लोटेशन का कोई भी रोल नहीं है। वहां पर जो सरफेस टेंशन एक्ट हो रही है, वो सरफेस टेंशन ही उन पे लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को क्या करती है? काउंटरैक्ट करती है, और वो फ्लोट करते हुए आगे निकल जाती है। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है, घर पे जाके एक मग लेना, पानी को भरना उसके ऊपर तक, और नीडल लेकर आना, और नीडल को बड़े ही प्यार से इसके ऊपर प्लेस कर देना है। ठीक है, बहुत ही प्यार से इसके ऊपर क्या किया अपन ने? इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करेंगे तो ये देखेंगे कि सरफेस टेंशन या इस मेम्ब्रेन की वजह से ये नीडल क्या करने लग जाती है? फ्लोट करने लग जाती है। तो यहाँ पर फ्लोटेशन का जो कारण रहेगा नीडल का, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉज ऑफ फ्लोटेशन। यहाँ पर कॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल? नहीं, क्या है? सरफेस टेंशन। क्या है यहाँ पर? सरफेस टेंशन। क्यों सरफेस टेंशन है? क्योंकि हमारी जो नीडल है वो उसने कुछ भी पानी को डिस्प्लेस नहीं किया। हमारी नीडल ने कोई भी पानी डिस्प्लेस यहाँ पर नहीं किया है। हमारी नीडल ने जस्ट सरफेस पे बनी हुई जो मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर वो ऐसे सस्पेंडेड पड़ी है। दैट मीन्स जितना फोर्स ये नीडल नीचे लगा रही होगी, उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन प्रोवाइड कर रहा होगा, और ये नेट क्या होगा? बैलेंस, या नेट फोर्स यहाँ पर कितना होगा? 0। इसी वजह से यहाँ पर अपनी पोजीशन पे पड़ी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला, इसी एनालॉजी के बेस पे उन्होंने एक पर्टिकुलर फिनोमिना बनाने की कोशिश की, और उसी को सरफेस टेंशन का नाम दिया। तो सरफेस टेंशन को आप डिफरेंट बुक्स के अंदर देखेंगे, तो किसी बुक के अंदर सरफेस टेंशन को आप टी से डिनोटेड देखेंगे, किसी बुक में एस से डिनोट किया जाता है, किसी में सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो हर बुक अपना अलग सिंबल मान लेती है, अपन अपना एक सिंबल मान लेते हैं, उसी को थ्रू आउट फॉलो करेंगे। तो हम सिग्मा से डिनोट करेंगे किसको? सरफेस टेंशन को। इन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पर नीडल को अपन ने रखा, उस नीडल की एक पर्टिकुलर लेंथ है। तो ये लो, यहाँ पर इसकी लेंथ को मेजर कर लिया, ये लो लेंथ। सही बात है। इन्होंने दूसरी चीज यहाँ पर ये बोली कि जो भी यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट करता है, वो इस नीडल पे लग रहे डाउनवर्ड mg फोर्स को क्या करता है? काउंटरैक्ट करेगा, तभी तो ये फ्लोट करेगा, अदरवाइज कर ही नहीं सकता। तो काउंटरैक्ट करेगा, दैट मींस यहाँ पर कुछ टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कुछ टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये लो, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जो कि mg को नीचे जो mg लग रहा है उसको काउंटरैक्ट करे हुए है कि नहीं? अब साइंटिस्ट लोग यहाँ पर एक चीज और मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स है, वो हमेशा थ्रू आउट कहाँ लगेगा? लेंथ पे लगेगा।
अब मान लो यहाँ पर एक चौकोर पीस को अगर मैं ऐसे तैरा देता, तो इस चौकोर पीस के भी सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट करता? एजेस पे। कहां पर? एजेस पे, ना कि नीचे ना ही ऊपर, सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज या जो भी इसके एजेस है वहां पर ही सरफेस टेंशन एक्ट करता है। और आप ये सोच के देखो, जो आपके पास छोटी सी रिंग होती है जिसको आप सोप सॉल्यूशन में डुबाते हो, तो वहां पर जो मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, सोप सॉल्यूशन की मेम्ब्रेन जो फॉर्म हुई, वो अटैच्ड किससे होती है? किससे अटैच्ड होती है? एज से, सरकमफेरेंस से। इसका मतलब जो भी सर फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है? एजेस के और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। इसका मतलब सारा का सारा सरफेस टेंशन का फोर्स साइंटिस्ट लोग कहते हैं कहां लगेगा? थ्रू आउट लेंथ पे लगेगा, एजेस पे लगेगा। क्लियर है? और यहीं से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकाला गया, सिग्मा। जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उसको अपन टी भी बोल सकते हैं, एफ भी बोल सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिस लेंथ पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। क्या याद रखना है? सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? कोहेसिव फोर्सेस। दूसरी चीज, सरफेस टेंशन कहां लगेगा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के एजेस पे लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के एजेस पे लगेगा, सरकमफेरेंस पे लगेगा, पेरीफेरी पे लगेगा। क्लियर है? तीसरी चीज सर, ये जो पर्टिकुलर फोर्स है, या यहाँ पर जो हमने फ्लोटेशन करवाया, इस फ्लोटेशन का कारण है सरफेस टेंशन। इस फ्लोटेशन का कारण आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है। अब कौन मुझे क्लास में बता सकता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? यस, बिल्कुल सही बात है। वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्पर्स्ड इज इक्वल टू buoyant फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट। सही है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया ही नहीं, यहाँ तो बस अपन ने टिका दिया। इसका मतलब नो वॉल्यूम डिस्प्लेस, इसका मतलब नो buoyant फोर्स। ओनली विच टाइप ऑफ फोर्स? सरफेस टेंशन, विच इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। चलिए फटाफट बताओ, सबको क्लियर हुआ ये चीज? ऑनलाइन में बता दो। चलिए, तो ये तो बात हुई सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन होता कहाँ है, कहाँ एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा। अगर तुम लोग आज की डेट में भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ो, तो तुम्हें वहां पर एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन सरफेस टेंशन का नहीं मिलता। आपको कोई ये नहीं बताया कि सरफेस टेंशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने बस इतना बोला कि हम लोग जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ ना कुछ फोर्सेस लगा के रखेंगे जिनको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। इन्हीं कोहेसिव फोर्सेस की वजह से मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, जिसका कारण हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन है क्या? तो दिस इज फोर्स विच इज एक्टिंग थ्रू आउट लेंथ। तो फोर्स विच इज एक्टिंग थ्रू आउट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। आपको एग्जाम के अंदर भी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपका आंसर रहेगा फोर्स विच इज एक्टिंग थ्रू आउट लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? सरफेस टेंशन। चलिए, नेक्स्ट इज वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड्स। Next heading will be wetting and non-wetting fluids. तो यहां लिखेंगे अपन wetting and non-wetting fluids. कितने लोगों को पता है what do you mean by meniscus? कौन बता सकता है कि meniscus क्या होता है? What do you mean by meniscus? Yes, meniscus नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में अभी तक? देखिए, आप सभी लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम एक ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक को फिल करें और इसके अंदर डालें स्ट्रॉ, डालते हैं, मारूंगा फ्लोट होते हैं। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक क्या कर जाती है इसमें? राइस। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक राइस करती है, करती है। और फिर अगर तुम इस राइज होने के बाद कोल्ड ड्रिंक का जो लेवल बनता है उसको देखो ध्यान से, तो वो ऐसा ऐसा सा शेप का दिखता है। तो देखा है इसको? कितने बच्चों ने देखा है ऐसा बनते हुए? देखा है? ये जो शेप ऑफ लेवल बना, जो लेवल बन रहा है ऊपर कोल्ड ड्रिंक का, राइज होने के बाद जो ये ऐसा शेप बनता है, इसी को बोलते हैं मेनिस्कस। अब मेनिस्कस दो तरीके से बन सकते हैं, या तो ऐसा या फिर इस तरीके से।
अब जो नॉर्मल फ्लूइड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ऑयल, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जैसे वाटर, इन सभी का मेनिस्कस देखें तो इस तरीके से बनता है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था? तो ये कैसा दिख रहा है? कॉनकेव टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर ऐसा मेनिस्कस दिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मेनिस्कस बोलेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड है या कॉन्केविटी अपवर्ड है, ठीक है, इसलिए। नाउ व्हाट इज मेनिस्कस? तो मेनिस्कस का काम रहेगा आपके, नहीं, मेनिस्कस का बेसिकली रोल क्या है? मेनिस्कस हमें ये बताता है कि एक मटेरियल कितना अच्छे से एडहेशन करता है अपने सराउंडिंग वाली बाउंड्री से, सराउंडिंग वाले मटेरियल से। एडहेशन का मतलब क्या होता है महिमा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के बीच में अगर अट्रैक्शन हो तो उसे क्या कहेंगे? एडहेशन। अब मान लो कि एक मटेरियल है जो आसपास के मटेरियल से एडहेशन नहीं करता। एडहेशन नहीं करेगा दैट मींस अट्रैक्शन नहीं करेगा। अट्रैक्शन नहीं करेगा तो क्या वो उनसे पास जाएगा कि दूर जाएगा? दूर जाने की कोशिश करेगा। अब एक मटेरियल, यहां पर कोल्ड ड्रिंक आपने फिल की, स्ट्रॉ डाली, स्ट्रॉ का मटेरियल प्लास्टिक। अब यहाँ पर देख रहे पा रहे हो आप कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये थोड़ी सी राइज कर जाती है स्ट्रॉ के अंदर। दैट मींस कोल्ड ड्रिंक जो है वो प्लास्टिक के साथ क्या करती है? थोड़ा सा एडेशन करती है, जिसकी वजह से वो क्या कर गई? राइज कर गई। नीचे लग रहे ग्रेविटेशन फोर्स को काउंटरैक्ट करते हुए फिर भी ये ऊपर चली जाती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तभी तो यहाँ पर थोड़ा सा राइज आया, और इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइज। प्लांट्स के अंदर रूट से लीव्स तक कैपिलरी राइज होता है वाटर का, और उस तरीके से प्लांट्स के हर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक वाटर जाता है। ठीक है, तो वो कैसे जाता है? वो ऐसे ही जाता है। अब ये कैपिलरी राइज होता क्यों है? देखिए, सरफेस टेंशन हमने देखी कोहेजन की वजह से। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली राइज इज बिकॉज ऑफ द एडहेशन और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी विद द प्लास्टिक स्ट्रॉ। जितनी ज्यादा होगा ये अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा यहाँ पर राइज देखने को मिलेगा। अब मान लो एक मटेरियल है जो बिल्कुल एडहेशन करता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल पास जाने की कोशिश नहीं करेगा, उल्टा वो दूर जाने की कोशिश करेगा। दूर जाने की कोशिश करेगा तो उसका मेनिस्कस कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस के साथ हमेशा कैपिलरी फॉल देखने को हमें मिलता है। हम ये थोड़ी देर में बात करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास वाटर है, आपने वाटर को ग्लास में डाला है। ग्लास में जब आप वाटर को डालते हो तो क्या आपको कोई मेनिस्कस दिखता है, या एकदम ऐसे फ्लैट दिखता है? फ्लैट दिखता है। दिखता है कि नहीं? एकदम ऐसे फ्लैट नेचर देखने को मिलता है। दैट मींस द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर इज 0 डिग्री। द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर इज 0 डिग्री। भाई ना ही ये कैसा कॉनकेव मेनिस्कस बनाता है, ना ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है। कोई भी टाइप का मेनिस्कस आपको बना के नहीं दिखा रहा है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएंगे, और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो कॉनकेव मेनिस्कस बनाएंगे। जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं लाइक दिस, अभी मैंने आपको बताया इनकी एडेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कम होती है। और जिनकी एडेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है वो कॉनकेव मेनिस्कस बनाते हैं। अब जिनकी एडेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है वो आसपास के मटेरियल को एडहेशन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दैट मींस वो आसपास के मटेरियल को वेट करते हैं, गीला कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? इसीलिए वेटिंग फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स हो गए जो आसपास के मटेरियल से एडहेशन करेंगे, ज्यादा अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड्स कौन से हो गए? जो आसपास के मटेरियल को एडहेशन नहीं करेंगे, इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे। उनमें कॉन्वेक्सिटी देखने को मिलेगी मेनिस्कस के अंदर। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड्स। आजकल आपने देखा है कि आप लोग सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, या आप नहीं भी होंगे तो आपने एड्स वगैरह देखे होंगे। ऐसी टी शर्ट्स आती है जिनमें पानी गिराओ और पानी नीचे चला जाता है। देखा है? आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये सब। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर कि आपने पानी गिराया उस टी शर्ट के ऊपर, लेकिन वो टी शर्ट गीली नहीं हुई। गीली नहीं हुई इसका मतलब वाटर का एडहेशन उस टी शर्ट के मटेरियल के साथ नहीं है। इसका मतलब वाटर उस मटेरियल के लिए कैसा बिहेव करता है? नॉन वेटिंग। इसका मतलब वाटर उस मटेरियल के कैसा है? नॉन वेटिंग है। समझ में आई बात? और नॉन वेटिंग कैसी प्रॉपर्टी रखता है? कॉन्वेक्सिटी। अगर मैं उस मटेरियल की, उस टी शर्ट वाले मटेरियल का एक ग्लास बना दूं और उसमें पानी डालूं तो वो जो मेनिस्कस कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? कॉन्वेक्स दिखेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ग्लास जो होता है हमारे घर पे, जो कांच का ग्लास है, आप उस ग्लास को लीजिए और उसमें मरकरी को फिल कर दीजिए।
उस कांच के ग्लास में मरकरी को फिल कर दो तो मरकरी भी कैसा मेनिस्कस बनाएगा, कॉन्वेक्स बनाएगा, बिकॉज मरकरी एंड ग्लास आर नॉन वेटिंग। मरकरी ग्लास को वेट नहीं करता, ठीक है, लेकिन पानी ग्लास को वेट करता है। समझ में आ रही है बात? इसी को आगे जाके हम हाइड्रोफोबिया बोल देते हैं कि हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज हैं इस टी शर्ट के पास। आपने देखा होगा जब टी शर्ट्स के ऐड जब आते हैं उन पे लिखा होता है हाइड्रोफोबिक टी शर्ट, पानी से डर लगता है टी शर्ट को, दूर चला जाता है पानी उससे। तो बेसिकली वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है? वेटिंग एंड नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी को फ्लूइड की यूज किया गया है। फ्लूइड की वेटिंग और नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि आसपास उसके कौन सा मटेरियल है। पानी ग्लास के साथ वेटिंग बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन वही पानी अगर उस टी शर्ट को देखूं तो उसके साथ नॉन वेटिंग बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब एक मटेरियल वेटिंग होगा या नॉन वेटिंग होगा, डिपेंड किस पे करेगा कि सामने वाला मटेरियल कौन सा है। समझ में आ रही बात? तो एब्सोल्यूट नहीं है। हमें कोई पूछेगा कि भाई वाटर का कांटेक्ट एंगल कितना है, तो हम क्या बोल देंगे? 0। लेकिन 0 किसके साथ है? ग्लास के साथ। अगर यहाँ दूसरा मटेरियल होगा तो हो सकता है अलग अलग हो, हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस समझ में आना चाहिए कि भाई वेटिंग एंड नॉन वेटिंग क्या है। क्लियर है? अगर पानी की ड्रॉप बनाते हो आप, पानी की ड्रॉप अगर ग्राउंड पे गिराते हो तो आपको ड्रॉप कुछ इस तरीके से दिखती है कि नहीं? ऑन दी अदर हैंड अगर आप मरकरी की ड्रॉप गिराओगे तो ऐसी दिखेगी। मरकरी की ड्रॉप अगर आप सरफेस के ऊपर, इस टेबल के ऊपर गिरा दो तो एकदम स्फेरिकल टाइप की दिखती है। इसका मतलब वो इस टेबल को वेटिंग नहीं कर रहा, नॉन वेटिंग बिहेव कर रहा है इस टेबल के लिए। लेकिन पानी गिरा के देखो ऐसी ड्रॉप दिखेगी, दिखती है कि नहीं? तो एक चीज और याद रखना है, that for wetting fluids the contact angle is acute। वेटिंग फ्लूइड्स के लिए कांटेक्ट एंगल क्या है? और अब इसमें बता दो, ये यहां बना दो, कैसा दिख रहा है? ऑब्ट्यूज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड, वेटिंग फ्लूइड्स एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड्स। ठीक है, वेटिंग फ्लूइड्स मतलब ऐसे फ्लूइड्स जो किसी भी मटेरियल के साथ एडेशन बहुत अच्छे से करते हैं। नॉन वेटिंग फ्लूइड्स दूसरे मटेरियल के साथ अच्छे से एडेशन नहीं करते। कोहेजन सब में है, कोहेजन तो वाटर मॉलिक्यूल में रहेगा ही रहेगा, लेकिन दूसरे मटेरियल के साथ कितना अच्छे से एडेशन करता है वही उसको डिसाइड करेगा कि वेटिंग है कि नॉन वेटिंग है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब वेटिंग मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट बनाएगा और वेटिंग नॉन वेटिंग हमेशा ऑब्ट्यूज बनाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नॉन वेटिंग के अंदर मेनिस्कस कैसा बनता है? कॉन्वेक्स। एंड वेटिंग के अंदर मेनिस्कस कैसा बनेगा? कॉनकेव। अगर नॉन, अब लास्ट बात, अगर नॉन वेटिंग फ्लूइड है, कैसा फ्लूइड है? नॉन वेटिंग फ्लूइड में हमेशा कैपिलरी फॉल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फॉल। और अगर वेटिंग फ्लूइड है तो उसमें कैपिलरी राइज। समझ में आ रही बात? ये हमारा वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट होता है, खत्म। अब इसका एग्जांपल भी बताया। और फाइनली इसमें जो याद रखने की बात ये है कि एक मटेरियल जैसे वाटर अगर ग्लास के साथ वेटिंग बिहेवियर शो कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो हर मटेरियल के साथ वेटिंग ही रहेगा, हो सकता है किसी और के साथ वो नॉन वेटिंग हो जाए। और आपने आजकल देखा है कि कार्स के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, कार्स के ऊपर कुछ स्पेशल मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है ताकि जब पानी मारे उस पर तो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज पेंट के पास आ जाए। पानी मारते हैं और गाड़ी से तुरंत पेंट, वो पानी जो है वो हट जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज जो मिलती है इसको सिरेमिक कोटिंग बोलते हैं। आजकल गाड़ी की सिरेमिक कोटिंग होती है, उसके अंदर आता है ऐसा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ही यहाँ की हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब आपको समझ में आया होगा, तो फटाफट बता दो सबको क्लियर है ये चीज? चलिए ऑनलाइन भी बता दो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट विल बी कैपिलरी राइज कैसे वर्क करता है और कैपिलरी राइज होता कैसे है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। ध्यान से देखना, दिस इज अ स्मॉल कैपिलरी। आज से कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ए कैपिलरी, कैपिलरी का मतलब क्या होगा? इधर देखो भैया, जब यहाँ चल रहा हो तो इसको देखिए। कैपिलरी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी? तो कैपिलरी इज वेरी स्मॉल ट्यूब, छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, बहुत ही पतले डायमीटर की होती है, जिसके अंदर हमें फ्लूइड राइज होता हुआ दिखता है ड्यू टू एडहेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ड्यू टू एडहेशन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड द फ्लूइड राइजेस इन वेरी स्मॉल एंड वेरी थिन ट्यूब्स। उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैपिलैरिटी। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैपिलैरिटी। या इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैपिलैरिटी कहते हैं।
अब हमने क्या किया, इस थिन ट्यूब को जिसका डायमीटर d है, इसको प्लेस किया है एक पर्टिकुलर बीकर के अंदर, और इस बीकर को हमने फिल कर रखा है पूरे नेक तक, यहां तक, सही है, किसी मीडियम से। कोई हो सकता है इसमें मरकरी फिल किया हो सकता है वाटर फिल किया हो, कुछ भी फिल किया हो सकता है। सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इस बीकर में जो फ्लूइड है वो वेटिंग है। नाउ इफ द फ्लूइड इज वेटिंग, अगर फ्लूइड यहाँ पर कैसा हो, वेटिंग हो, तो वो आसपास के मटेरियल से अच्छे से एडेशन करेगा। एडेशन करेगा तो यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट था, ये थोड़ा सा फ्लूइड क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, यहाँ तक करेगा कि नहीं? ठीक है, राइज कर गया, ये लो यहाँ तक ये राइज कर गया। देखा गया यहाँ पर, देखो देखो ध्यान से, कैसी मेनिस्कस बन रही है, कॉनकेव मेनिस्कस बन रही। ठीक है, कॉनकेव मेनिस्कस बनी। इधर की तरफ देखो एक ऐसे फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ भी ऐसे फोर्स लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि ये पर्टिकुलर मटेरियल जो है किसके साथ एडेशन में है, किसके साथ एडेशन में? आसपास की कैपिलरी के वॉल्स के साथ, है कि नहीं? कुछ ना कुछ फोर्स लगा के रखा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा के रखा होगा। और जो फ्लूइड का पर्टिकुलर ये जो सरफेस बन रहा है, यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? सरफेस टेंशन करता है कि नहीं करता? तो सरफेस टेंशन की वजह से इसकी पूरी शेप बनी हुई है, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। हम बोल देते हैं यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स? सरफेस टेंशन वाला फोर्स, जिसकी वजह से ये पूरा इंटैक्ट है, इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं करती, कॉन्केविटी आ रही है इसके अंदर। ठीक है, कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल। कैसा एंगल बना रहा है? बना रहा है कि नहीं बना रहा? और हम जानते हैं एक्यूट एंगल तभी बनाएगा जब वेटिंग होगा। जब कैसा होगा? और ये पहले ही अपन ने बात कर ली है, वेटिंग है तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल बना रहा होगा। चलिए इस जगह पे देखो, यहाँ पर नीचे इस पर्टिकुलर सरफेस पे देखा जाए तो कितना प्रेशर लग रहा होगा? 1 atm। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पास्कल लॉ हमें कहता है कि एक पर्टिकुलर सेम डेप्थ पे, एक पर्टिकुलर सेम डेप्थ पे प्रेशर जो है वो भी क्या रहता है? रहता है कि नहीं? कौन कहता है? इसका मतलब अगर इस लेवल पे प्रेशर कितना, PATM, तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना होना चाहिए? क्यों? क्योंकि लेवल क्या है? कहता है कि नहीं कहता? कौन कहता है ऐसा? पास्कल कहता है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरी चीज पास्कल कहता है कि एक सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर अगर PATM है तो ऑब्वियसली इधर भी कितना होना चाहिए? PATM। हम ऐसा मान लेते हैं इधर की तरफ PATM ऐसे ऊपर लग रहा है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट दैट, क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, ये भी बात हम कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ ओनली। अब देखिए यहाँ पर कुछ शेडेड मैंने पोर्शन बनाया है, यहाँ शेडेड पोर्शन का कुछ ना कुछ मास होगा। तो ये लो मास mg कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड। इसके टॉप मोस्ट सरफेस पे जाओ, देखो यहाँ जाओ, क्या दिख रहा है? फिर से मुझे कोई प्रेशर लगता हुआ दिख रहा है। कौन सा प्रेशर होगा? देखो ऊपर से भी PATM लग रहा है, ठीक है, नीचे से भी PATM लग रहा है। ये PATM तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या? ये नीचे लगने वाला mg फोर्स और ऊपर लगने वाला सरफेस टेंशन। दैट मींस ये जो mg फोर्स है इसको काउंटरैक्ट किसने कर रखा है? सरफेस टेंशन ने कर रखा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, नीचे से लगने वाला प्रेशर, तो अपन इसको बोल सकते हैं PATM। फोर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो PATM इंटू एरिया कर देंगे, कोई दिक्कत? चलें आगे। अब देखिए ये तो लग रहा था नीचे की तरफ से ऊपर, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स। देखिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स को T से डिनोट किया अपन ने, यहाँ पर किया कि नहीं? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L, है कि नहीं? अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये मेरी कैपिलरी थी, ये एक कैपिलरी है। इस कैपिलरी पे देखा जाए तो कैपिलरी का पूरा क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर। तो जो भी फोर्सेस लगेंगे वो कहाँ लगेंगे? सर्कुलर पेरिफेरी पे लगेंगे। मतलब फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इस तरफ भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है कि नहीं? मैंने तो सिर्फ 2 दिखाए, लेकिन एक्चुअल में कहाँ लग रहा होगा? पूरी की पूरी पेरिफेरी पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। मैंने कितने दिखाए हैं? ओनली 2, बट एक्चुअल में क्या सिर्फ 2 ही फोर्स है क्या? पूरी की पूरी पेरिफेरी पे इनफाइनाइट फोर्सेस लग रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? समझ में आई बात? ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है। एक फोर्स नहीं है, 2 फोर्स नहीं है, ऐसे इन्फिनाइट
फोर्सेस हैं जो कि कहाँ लग रहे हैं, पेरीफेरी पे लग रहे हैं। समझ में आई बात? अगर मैं इसको एक सर्कुलर कैपिलरी मानूं तो इस सर्कुलर कैपिलरी पे यहाँ पे भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इस तरफ भी फोर्स, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स। हर जगह फोर्स देखने की वजह से मुझे सबको निकालना है और सबके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रही बात? तो देखिए नीचे से कितना फोर्स लगा ऐसे पीएटीएम, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स, जिसको अपन बोल सकते हैं सिग्मा इनटू एल। एल ना लेकर के इसको क्या कर देंगे, डीएल। ये फोर्स कितने एंगल पे बन रहा है, थीटा एंगल पे। इसका कंपोनेंट वर्टिकल कौन सा आएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट। समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर है? वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया कॉस थीटा एंड सिग्मा इनटू डीएल करके अपन ने क्या निकाल लिया, फोर्स। कोई दिक्कत? अब ऊपर से लगने वाले फोर्सेस देखो, क्या क्या लगेगा सबसे पहले ऊपर से, पीएटीएम इनटू एरिया। तो ये बराबर किसके होना चाहिए, पीएटीएम इनटू एरिया के, प्लस और कौन सा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, mg। सो प्लस mg, कट क्या रहा है, ये कट गया, क्या बचा मेरे पास, सिग्मा cos थीटा इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू mg। यस और नो? क्या किया है अपन ने, क्या किया यहां पर, सबसे पहले निकाले कि टोटल फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं। जो ऊपर टोटल फोर्सेस एक्ट कर रहे थे और जो नीचे टोटल फोर्सेस एक्ट कर रहे थे उनको कैलकुलेट किया और बोला कि भाई ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस नीचे लगने वाले फोर्सेस दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। समझ में आ रहा है? चल चलिए, तो ये मेरे पास सिग्मा है, सिग्मा कांस्टेंट होता है ऐसे ही रहने दो, कॉस थीटा ये भी कांस्टेंट है ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेशन डीएल, इधर देख ले, इंटीग्रेशन डीएल। ये एक छोटा सा एलिमेंट सर्कुलर लेंथ का माना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी लेंथ निकल आएगी, और जो कि कितनी होती है, डायमीटर है डी, पूरी की पूरी लेंथ निकालनी है सर्कुलर, तो कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस निकाल के। तो ये बनेगा 2 पाई इंटू डी बाय 2। यहां से 2 से 2 कैंसिल, आगे बचेगा m इंटू जी। समझ में आई बात, क्लियर है? अब देखिए यहाँ का एरिया मानते हैं कितना, यहाँ का एरिया मानते हैं a और हाइट मानते हैं h। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू h, हाइट इंटू जी। यहाँ क्या बचा मेरे पास, पाई डी सिग्मा कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? चलें आगे, क्या बच रहा है मेरे पास, बताइए फटाफट। h की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, पाई डी सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो, रो ए एंड जी। सही बात है कि नहीं? ए को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखा जा सकता है कि नहीं? तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है या पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं। पुट करेंगे इसके अंदर, सो एच विल बी इक्वल टू पाई डी सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो पाई डी स्क्वायर बाय 4, ऊपर चला गया, और यहां क्या रह गया, जी। कैंसिल क्या हो रहा है, एक डी से एक डी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा नेक्स्ट लाइन में, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, and this is the formula for capillary rise in a small capillary जिसका डायमीटर कितना है d। yes, हाँ वो तो ये वाला फोर्स लग रहा है ना नीचे, mg माना है ना भाई, नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है कौन सा लगता है, ग्रेविटेशन, वो अपन ने काउंट कर लिया है। ठीक है, तो नीचे की तरफ कौन कौन से टोटल फोर्सेस लगेंगे, एक तो mg डाउनवर्ड लगेगा, और ऊपर की वजह से जो ये प्रेशर है ये एक्ट करेगा। नीचे से कौन कौन से फोर्सेस है, ये प्रेशर नीचे से एक्ट कर रहा है, और सरफेस टेंशन, इन दोनों को अपन ने बराबर कर दिया, और यहां से ये रिलेशन निकला, इस रिलेशन में से अपन ने एरिया को सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, जिसमें थीटा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, 4 इज कांस्टेंट, रो इज डेंसिटी, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड डी इज
इसका मतलब डायमीटर पे ही डिपेंड करता है कि राइज कितना होगा। अब ध्यान से देखो, अगर डायमीटर बहुत छोटा कर दिया जाए तो राइज बहुत ज्यादा होगा। डायमीटर जितना छोटा कर देंगे राइज उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए जो जितनी पतली कैपिलरी होती है उतना ज्यादा उसमें राइज देखने को मिलता है। आप मार्केट में जाइए, बहुत ही पतली सी स्ट्रॉ ले आओ, बहुत पतली स्ट्रॉज भी आती हैं और बहुत मोटी स्ट्रॉज भी आती हैं, सेम ग्लास ऑफ वाटर में डाल के देखो, आपको दिख जाएगा दोनों के अंदर चेंज। ठीक है, करके देख लेना घर पे। तो अरे पतली पकड़ के नहीं रख सकता तू? पकड़ के नहीं रख पाएगा या उसके लिए तेरे को जिम करना पड़ेगा? उसको पकड़ के रखना, ठीक है? तो क्लास के बाद मिलते हुए बताऊंगा। चलिए ऑनलाइन बताइए, ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? अरे बहुत टफ टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा टफ है ये। ठीक है, लेकिन इसमें याद क्या रखना कॉन्सेप्ट, तो फिर से बता देता हूँ। ऊपर की तरफ लगेगा सरफेस टेंशन, यहाँ से प्रेशर, नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशन और पीएटीएम। दोनों को बस बराबर कर दो, इक्विलिब्रियम सॉल्व कर दो, आंसर निकल आए। समझ में आई बात? ठीक है, पहले ये तो पढ़ लो, फटाफट हैंड रेज करके बता। शोएब, अब तो हो गया। कौन है? बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या? आइए, नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है प्रेशर इनसाइड ए बबल। आपने ड्रॉप देखा? ड्रॉप, वाटर ड्रॉप कैसा होता है, किस शेप पे होता है? वाटर ड्रॉप किस शेप का होता है? अगर हवा में रहे वाटर ड्रॉप, नल से ऐसे गिरा है, किस शेप में? ऐसा। वहां से आवाज आई सर, बूंद की शेप। वही तो पूछ रहा हूँ कैसी शेप है। देखो, बूंद की शेप को देखा जाए, ये शेप तो ग्रेविटी की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाती है, ग्रेविटी और हवा जो आसपास है उसकी वजह से। एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी शेप कैसी रहती है? आप चले जाओ स्पेस में और वहां पर एक वाटर ड्रॉप को छोड़ दो, कैसा रहेगा? सारे प्लैनेट्स क्यों स्फेरिकल रहते हैं, कौन बता सकता है मुझे रीजन इसका? सारे प्लैनेट्स का शेप स्फेरिकल क्यों है, क्यूबॉइड क्यूब क्यों नहीं है? तो अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर इंसान, हर ऑब्जेक्ट इस दुनिया के अंदर चाहता है कि वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सम हाइपोथेटिकल एक्सेप्शंस, लेकिन हर आदमी क्या चाहता है कि वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहे। इलेक्ट्रॉन भी अपने सबसे स्टेबल स्टेट में कब होता है? जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, जब उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तब वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करती है, वही चीज हर किसी में अप्लाई करती है। अगर आपको कोई बोले कि 4 किलोमीटर दौड़ के आना है या घर पे रेस्ट करना है, क्या करोगे? घर पे रेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते हो, आपकी टेंडेंसी है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहा जाए। इस संसार में हर ऑब्जेक्ट लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? क्योंकि जब अपन फॉर एग्जाम्पल बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली स्फेरिकल स्टेट में ही क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया की वजह से। आप क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, किसी भी चीज को कंसिडर करो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोन हो, सिलेंडर हो, कोई भी 3 डायमेंशनल आपके पास अगर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो स्फेरिकल ही एक ऐसा शेप है जिसकी सरफेस एनर्जी सबसे कम होती है। ये रीजन है कि इसलिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री स्टेट में हमेशा स्फेरिकली एग्जिस्ट करता है। सन भी स्फेरिकल है, प्लैनेट्स भी स्फेरिकल है। ठीक है, अर्थ को भी हम स्फेरिकली मानते हैं। अब वो तो हमारी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई ओवर टाइम, वो अलग बात है, लेकिन है कैसे, कंसिडर कैसे किया जाता है इसको? स्फेरिकल। जो पानी की ड्रॉप है वो भी कैसी है? स्फेरिकल है। स्पेस में जाके छोड़ो, देखना ड्रॉप स्फेरिकल रहेगी परफेक्टली एकदम। ऐसा क्यों? क्योंकि स्फेरिकल सरफेसेस की सरफेस एनर्जी सबसे
कम होती है। अब हमारे इस टॉपिक के अंदर दो ही टॉपिक्स रिमेनिंग है, एक है सरफेस एनर्जी, एक है प्रेशर इनसाइड वाटर बबल। ठीक है, दो टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कल खत्म करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। नेक्स्ट वीक जो है मैं केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस जो हैं आपकी